हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शॉर्टकट। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर 7 पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की आज़ादी के बाद जो भारत हमारे सामने आया वो किस प्रकार का था, क्या क्या चैलेंजेस थे हमारे सामने। तो हमने पिछले वीडियोस के अंदर सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। और जो कल का वीडियो था हमारा जो लास्ट, उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो रीजनलिज्म है वो हमारी देश की एकता को प्रभावित कर रहा है। और दूसरा जो टॉपिक हमने कल स्टडी किया था वो था रीजनल इनइक्वालिटी, किस प्रकार से हमारे भारत के जो अलग अलग रीजन्स हैं उनके अंदर इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है। तो हमने कल काफ़ी डिटेल में देखा था कि किस प्रकार से ये सब चीज़ें देश की एकता और अखंडता के लिए काफ़ी खतरनाक हैं। और हमारे सबके लिए, हम सबके लिए सबसे पहले हमारा देश आता है, बाकी सब चीज़ें हमारा रीजन वगैरह सब चीज़ बाद में आनी चाहिए। तो वी आर इंडियंस फर्स्ट, देन वी आर स्टेट वाइज डिवाइडेड। ठीक है, तो हमारा जो इंडियननेस की भावना है यही हमको जोड़ कर रखे हुए। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा। तो आज का टॉपिक जो हम शुरू करेंगे वो है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में किस प्रकार से भारत ने डेवलपमेंट की है। क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे तब तक हमारे पास जो कुछ भी था वो सिर्फ अंग्रेज़ों की देन थी। जैसे आप पढ़ चुके हैं कि 1853 में लगभग हमारे यहाँ पर जो पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी मुंबई टू थाने, और इसके अलावा कुछ इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। तो वो सब की गई थी, वो जो डेवलपमेंट थी वो सिर्फ अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी। और उसमें सिर्फ और सिर्फ उनका एक मोटिव यही था कि वो अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकें। तो उसमें भारत की डेवलपमेंट जो करना जो था वो उनका मोटो नहीं था, वो उनका एम नहीं था, लेकिन वो तो अपने लिए वो सब कुछ कर रहे थे। लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद हम लोगों ने क्या कुछ किया साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, वो यहाँ पर हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया हैज़ मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द लास्ट हाफ सेंचुरी। तो हम ये भली बात ही जानते हैं कि जो पिछली आधी सेंचुरी यानी कि 50 साल जो गुजरे हैं, 47 से लेके लगभग 2000 तक, 1947 से लेके 2000 तक का जो पीरियड था, उसमें हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में। लुकिंग एट रीजनेबली लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लेस लिटरेसी, India's growth in the field of science and technology in comparison with the other developed countries is unique. अब तरक्की, नो डाउट हम लोग, हमारा जो देश है तरक्की में बाकी देशों से, बहुत सारे देश हमसे आगे हैं, यानी कि हम पीछे हैं काफ़ी। लेकिन फिर भी हमें खुश होना चाहिए कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यानी कि रिसोर्सेज की भी हमारे पास कमी रही है। और लिटरेसी रेट भी हमारा बहुत कम रहा है, यानी कि पढ़े लिखे लोग भी बहुत कम है भारत के अंदर। थे हम कहेंगे, अब तो खैर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ये सब रेशियो जो है। इसके बावजूद भारत ने जो विज्ञान के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट किया है दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, अगर हम कंपेयर करें अपने आप को अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से, तो वहाँ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो जो कंट्रीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और वो पहले से ही डेवलप्ड हैं और उनके पास रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली हमसे, और लिटरेसी रेट जो बात करें वो बहुत ज़्यादा है। तो हम उनसे कंपेयर करके अगर देखें तो उसके कंपैरिजन में भी हमारे देश की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही यूनिक रही है। यानी कि हम लोगों ने अपनी जो भी कम रिसोर्सेज थे, लिटरेसी लेवल काफ़ी कम था, उसके बावजूद हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द डिस्टिंग्विश्ड नेशनल लीडर्स एंड साइंटिस्ट लाइक डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सीवी रमन, एंड इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग सर एम विश्वरिया, सैम पित्रोड़ा, Dr. APJ Abdul Kalam, and the creator of the successful metro railway project creator E. Sridharan are those engineers, scientists and technocrats who had contributed remarkably in the field of science and technology. तो आज़ादी के बाद से बात करें तो हमारे कुछ नेशनल लीडर्स और साइंटिस्ट, जिनका नाम अगर साइंटिस्ट का नाम लें तो हम लोग ये देखिए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, फिर डॉक्टर रमन्ना, डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर सीवी रमन। ये वो नाम हैं जिन्होंने, जो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने भारत को एक नई ऊंचाइयां दी हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हम बात करें तो डॉक्टर मिस्टर एम विश्वरिया,
सैम पित्रोड़ा और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द फेमसली नोन एज मिसाइल मैन, इन लोगों के योगदान को हम कभी भी नकार नहीं सकते हैं। और जो एक फेमस पर्सनालिटी जिन्होंने हमें मेट्रो की देन दी है, जो है E श्रीधरन, इन लोगों के योगदान को हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी आर द ग्लोरियस एग्जाम्पल। तो हमारी तरक्की के जो सबूत दिए जाएं, अगर हम कहें कि भारत डेवलप हो रहा है और इसके सबूत हमसे कोई मांगे तो हम ये नाम इनको बता सकते हैं। क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम इसरो के नाम से जानते हैं, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी एट्सेट्रा, ये सब जो हैं ये भारत की तरक्की की गाथा सुनाते हैं। वुमेन ऑफ इंडिया टू प्लेड अ नोटिसेबल रोल एंड बिलो गिवन इज द लिस्ट। महिलाओं की बात की जाए तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि महिलाओं का कोई योगदान नहीं रहा है भारत की तरक्की के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। अगर यहाँ पर हम देखने जाएं तो कुछ नाम दिए गए हैं। जानकी अम्मा जिन्होंने फ्लोरा यानी कि वेजिटेशन के फील्ड में बहुत योगदान दिया अपना, फिर अजीम चटर्जी केमिस्ट्री की फील्ड में, डॉक्टर इंदिरा आहूजा मेडिसिन में, शकुंतला देवी मैथमेटिशियन एंड कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट और सुनीता विलियम्स, ये नाम जो हैं ये सब भारत भूमि से जुड़े हुए हैं और ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने भारत का नाम जो है वो विश्व में ऊंचा किया है। Women of India have contributed at large in other sectors too, which brought further progress to our country. इसके अलावा भारत की महिलाओं ने सिर्फ ये 6 जो नाम हमने लिखे हैं और पढ़े हैं, यही नहीं, ऐसे अनगिनत नाम हमारे सामने हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स के अंदर, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर देश की तरक्की में योगदान दिया है। At the time of our independence, we were dependent on others for food grains. In making us self-reliant in this area, today huge dams, lakes, canals have played a major role. तो जब हम आज़ाद हुए थे, जिस दिन हमने आज़ादी पाई थी, उस दिन हम लोग खाना जो था यानी कि फूड ग्रेन्स की बात की जाए, अनाज की बात की जाए, तो हमारे पास वो भी भरमार नहीं थी। ठीक है, तब हमें अनाज भी भरमार नहीं था हमारे पास, क्योंकि उस समय हम बात करें तो हरित क्रांति जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं वो नहीं हुई थी, जिस कारण से हम काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल में थे अनाज के लिए भी। भाई इतना ज़्यादा हमारे पास अनाज पैदा नहीं हो पाता था कि हम पूरे देश का पेट पाल सकें। लेकिन धीरे धीरे बड़े बड़े डैम्स बनाए गए, लेक्स बनाई गई, कैनल्स बनाई गई, यानी कि ये वो चीज़ें बनाई गई जिससे इरिगेशन को बढ़ावा मिला, यानी कि सिंचाई योजना जो होती है, खेतों के अंदर जो पानी है, पानी के बिना तो आपको पता है भारत में ज़मीन बहुत है, लेकिन पानी सब जगह पर अवेलेबल ना होने की वजह से हम हर जगह खेती नहीं कर सकते हैं। तो डैम्स, लेक्स और कैनल्स के द्वारा जो पानी था वो उन जगह पर पहुंचा जहां पर पानी नहीं था, तो इस कारण से वहां भी खेतीबाड़ी अच्छी होने लगी और भारत जो था सेल्फ रिलायंट बन गया। तो भारत जो था वो सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बन गया फूड ग्रेन्स के मामले में। We have been making use of modern agricultural technology to increase agricultural production for the country. फिर हमने मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू किया, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, और इस अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, इस अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके खेतीबाड़ी में हमने प्रोडक्शन बढ़ाया और प्रोडक्शन बढ़ने से भारत जो था वो फूड ग्रेन्स के मामले में हम किसी पे भी आश्रित न रहे और हम सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बन गए कि हम इतना ज़्यादा अनाज पैदा करने लगे। और अगर आज की बात करें तो हम इतना अनाज पैदा करते हैं कि हम दूसरे देशों का भी पेट भरते हैं। वी हैव बीन एबल टू अचीव ग्रीन रेवोल्यूशन। तो भारत के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन हुई जिसको हम हरित क्रांति कहते हैं हिंदी में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो ये जो पिक्चर थी बिल्कुल ही बदल गई थी। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस, laboratories and agricultural universities have been established to achieve growth in agricultural science. अब भारत में एग्रीकल्चरल फील्ड में बढ़ावा देने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए यहाँ पर एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस बनाई गई, लेबोरेटरीज बनाई गई, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, ताकि हम एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर एग्रीकल्चरल साइंस में ग्रोथ कर सकें, उसमें तरक्की कर सकें।
इंडिया हैज़ इंडीड मेड अ सिग्निफिकेंट हेडवे इन न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये तो चलिए बात थी हमारे एग्रीकल्चर की, खेतीबाड़ी की, लेकिन अगर हम विश्व की बात करें तो हमने न्यूक्लियर पावर बनकर दुनिया के बड़े बड़े देशों को टक्कर दी है। इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड लेबोरेटरीज फॉर पीसफुल पर्पजेज ऑफ इट्स न्यूक्लियर पावर। तो हमारे यहाँ पर लेबोरेटरीज और इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पर हम न्यूक्लियर पावर के ऊपर काम करते हैं, लेकिन दैट ऑल फॉर द पीसफुल पर्पज ओनली। यानी कि हमारा मोटिव ये नहीं है, हमने किसी देश को ये धमकी नहीं दी है हमने कभी कि भी हम तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। हमने सिर्फ यही अपनी सेफ्टी के लिए, अपने देश की, कि देखिए अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा करना, आत्मरक्षा के लिए हमने ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स और हथियार बनाए हैं। और इसको बनाकर हमने किसी देश को अपना दबदबा उस प्रकार से नहीं दिखाया, किसी भी देश को दबाना, डराना हमारा मोटिव नहीं है। हमने सिर्फ इसीलिए बनाया है कि कम से कम हम अपनी रक्षा जरूर कर सकें। न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स हैव कंस्ट्रक्टेड अल्ट्रा मॉडर्न न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड पावर स्टेशन। इसके अलावा हमारे जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स जो हैं, इन्होंने मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए हैं और पावर स्टेशंस बनाए हैं जहां पर न्यूक्लियर पावर जनरेट की जाती है। तो न्यूक्लियर मतलब, इसका मतलब यही नहीं है कि हमने बम ही बनाए हैं, हमने न्यूक्लियर पावर का उपयोग किया है देश में बिजली पहुंचाने के लिए, यानी कि हर एक जगह पर बिजली पहुंच सके। तो इस तरीके से हमने न्यूक्लियर पावर का उपयोग पॉजिटिव वे में किया है। बाय सक्सेसफुली कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट ट्वाइस एट पोखरण इन राजस्थान, वी हैव बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स। हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया है 2 बार पोखरण राजस्थान के अंदर, और इसके द्वारा हमने दुनिया को बता दिया है कि भारत जो है वो भी किसी भी फील्ड में किसी से पीछे नहीं है। आज हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर कोई देश ये सोचे कि भारत एक शांति प्रिय देश है और इसके ऊपर हम फिर से कब्जा कर लेंगे, जैसे कि अंग्रेज़, फ्रेंच, पोर्टुगीज़ वगैरह आए थे, तो अब वो दिन बीत गए हैं। अब वो दिन दोबारा नहीं आ सकते हैं कि भारत के ऊपर कोई देश रूल कर सके। अब तो हम इतने सक्षम हैं कि हम आधी दुनिया को अपने कब्जे में ले सकते हैं। लेकिन भारत शुरू से ही एक शांतिपूर्ण, शांतिप्रिय देश रहा है और इस कारण से हमने कभी भी किसी देश को उसकी आज़ादी उससे छीनने की कोशिश नहीं की है। हमने हमेशा ही संयम से काम लिया है। India's achievement in a very short time in space research technology is spectacular. We have developed space shuttles, geosynchronous satellite launch vehicle to launch satellites in outer space. अब बात करें अगर हम स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी की, तो स्पेस रिसर्च के मामले में भी भारत ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। हमने GSLV, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना लिया है, जिससे हम सैटेलाइट्स को स्पेस के अंदर लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट्स को स्पेस के अंदर भेजते हैं। वी ऑल्सो हैव लॉन्च सैटेलाइट्स इन आउटर स्पेस। हमने आउटर स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए हैं, जिनमें कुछ नाम जो हैं हमारे सामने सैटेलाइट्स में। पहला है आर्यभट्ट, जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था, फिर भास्कर जो कि 1979 में लॉन्च किया गया था, और फिर रोहिणी भी उसी साल लॉन्च किया गया था। ये कुछ वो सैटेलाइट्स हैं जो भारत ने सक्सेसफुली लॉन्च किए थे। Now, these are useful in successfully conducting nuclear tests, in telecasting education, weather and getting information about minerals through remote sensing system. तो ये जब सब हमने सैटेलाइट्स लॉन्च किए, इनकी मदद से हम टेलीकास्टिंग, एजुकेशन, वेदर और मिनरल्स के बारे में भी जानकारी पाते हैं कि ज़मीन के अंदर किस जगह पर मिनरल्स हैं, ताकि हम उसको निकाल कर उसका उपयोग देश की तरक्की के लिए कर सकें। इन द लास्ट 1 decade we have made significant progress in the fields of telecommunication and information technology through computer, internet, mobile, smartphone, tablet, fax, email, Twitter and computer, WhatsApp, and so now India is considered in the race of developed nations. अब कुछ सालों के अंदर अगर हम बात करें, पिछले दशक की बात करें, तो हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र के अंदर भी। जैसे कि कंप्यूटर एजुकेशन भी भारत में बढ़ी है। कंप्यूटरों का जो हम बात करें कि हर एक व्यक्ति जो है वो कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखता है। इंटरनेट, मोबाइल, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सब चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हो गई। आप देखिए स्मार्टफोन, हर एक व्यक्ति भारत का जो है वो स्मार्टफोन लगभग चलाना जानता है। तो हमने इन सब फील्ड्स के अंदर भी कंसिडरेबल डेवलपमेंट किया है, जिसने हमको डेवलपिंग कंट्रीज की रेस से निकालकर एक डेवलप्ड नेशन के लाइन में खड़ा कर दिया। यानी कि भारत जो है बहुत ही तेज़ी से डेवलप होता हुआ कंट्री
Application of computers is successful in administration at large, mainly for indirect use in environment preservation and carbon credit. अब कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का उपयोग हमने किया है डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कंप्यूटर का उपयोग करके हम एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में और कार्बन क्रेडिट यानी कि कार्बन की मात्रा को, जो कि पोल्यूशन वगैरह है, इन चीज़ों को कम करने के लिए भी हमने काफ़ी अच्छे से उपयोग किया है कंप्यूटर्स का. द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज, एनर्जी, agriculture, health and the continuous research and development in that field have resulted in the maxims like Digital India and Make in India world famous. तो हमने अभी प्रेजेंटली आपने ये भी देखा होगा डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया का नारा दिया गया है भारत के अंदर. डिजिटल इंडिया मतलब आजकल कहा जाता है कि हर एक जो काम है वो डिजिटली किया जाए, पेमेंट्स वगैरह या जो भी चीज़ें आप देखिए, भारत जो है डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ता जा रहा है. पहले जो चीज़ हमें जाकर हर चीज़ मैन्युअली करनी पड़ती थी, आपको कहीं भी कुछ अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता था, उस ऑफिस में जाइए और रिटर्न हाथ से लिखकर एक पत्र वहाँ पर चिट्ठी या फॉर्म भर के दीजिए. लेकिन अभी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो डिजिटली यानी कि ऑनलाइन हो जाती हैं. तो ये डिजिटल इंडिया की बात है. तो आप कोई भी चीज़ चाहें तो ऑनलाइन फॉर्म भर के उसको आप पा सकते हैं. तो ये बहुत अच्छा एक कदम है जिससे, और अगर दूसरी तरफ ये भी देखें कि पेमेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि हम बात करें तो पहले हमें हर चीज़ के लिए पैसा देना पड़ता था कैश में, लेकिन अब जो है हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. तो हम ज़्यादातर व्यक्ति जो हैं वो यूपीआई के द्वारा यानी कि अलग अलग पेमेंट जो एप्लीकेशंस हैं उनके द्वारा पेमेंट कर सकते हैं. तो कोई भी व्यक्ति एक बटन दबाते ही तुरंत अपने अकाउंट से पैसा दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकता है या दूसरे से अपने अकाउंट में भी ट्रांसफ़र पैसा करवा सकता है. तो ये डिजिटल इंडिया की तरफ भारत का एक अच्छा कदम है. और मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत के अंदर जो चीज़ें हम पहले विदेशों से मंगवाते थे या विदेशी लोग बनाते थे हमारे लिए, अब उन सब चीज़ों को हमने भारत में ही प्रोड्यूस करना शुरू किया है मेक इन इंडिया के नारे के अंतर्गत. अब मेक इन इंडिया में एक तो हर एक चीज़ जो है वो भारत में बनी होगी, स्वदेशी होगी, हमारे देश में बनी होगी. इससे फ़ायदा ये है कि हमारे युवाओं को काम मिलेगा और हमें दूसरे देशों से जो भी चीज़ें लेनी हैं वो चीज़ें ज़्यादा हम दूसरों पर आश्रित न रहेंगे और हम अपने देश में ही वो चीज़ें बनाएंगे. तो ये दोनों जो कैंपेन चलाए गए हैं दोनों बहुत ही उपयोगी हैं भारत की डेवलपमेंट के लिए. मरीन रिसर्च एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट, बात करें हम मरीन रिसर्च की यानी कि रिसर्च प्रोग्राम और कंटिन्यूस डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड हार्बर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स टू आर कंटिन्यूसली इन्वॉल्व इन मेकिंग प्रोग्रेस. अब बात करें हम सी की यानी कि समुद्री क्षेत्र के अंदर, भले वो मरीन रिसर्च हो या फिर किसी और प्रकार की डेवलपमेंट हो, हम हर क्षेत्र के अंदर बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं. भारत के अंदर बड़ी बड़ी बंदरगाहें बनाई गई हैं, हार्बर्स बनाए गए हैं जहाँ पर हम विदेशों के साथ, दूसरे देशों के साथ लेन देन, व्यापार का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं. इसके साथ साथ ही एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के अंदर भी हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है. आज बड़े बड़े देशों से लोग भारत में इलाज करवाने आते हैं. एजुकेशन की बात की जाए तो वो भी काफ़ी हमारे यहाँ पर स्तर धीरे धीरे सुधरता जा रहा है. 21 जून हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड योगा डे बाय द यूनाइटेड नेशंस. अब 21 जून को वर्ल्ड योगा डे के रूप में घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा. तो ये योगा जो है ये भारत की ही देन है पूरे विश्व को. तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत का वर्चस्व जो है वो दुनिया में बढ़ता जा रहा है. तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत जो है वो हर एक क्षेत्र में धीरे धीरे, भले हमारी स्पीड थोड़ी धीरे है बट जैसे कि कहा जाता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. तो हम लोग स्लो और स्टेडी जा रहे हैं और होपफुली आने वाले जल्द ही कुछ ही सालों के अंदर हमारा जो कद है और बढ़ेगा और हम जल्द ही उन देशों की लिस्ट में शुमार होंगे जो विश्व के विकसित देशों में से एक है. तो ये था हमारा चैप्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और इसमें हमने देखा कि भारत जो था आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कितने चैलेंजेस थे हमारे सामने और हमने बड़ी ही निष्ठा से उन चैलेंजेस को, हमारे सरदार पटेल जैसे नेताओं ने, कलाम जैसे साइंटिस्ट ने कितना ज़्यादा जो अपना सर्वस्व, हम कहें कि पूरा योगदान देकर भारत को नई ऊंचाइयां देने में जो योगदान दिया है उसको हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं. तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर. टिल देन गुड बाय.